नमस्कार दर्शकों, मैं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ दूरदर्शन मध्य प्रदेश में आपका स्वागत करती हूं। बरसात का सीजन आ रहा है और इसमें डेंगू और मलेरिया जैसी कई बीमारियां सामने आती हैं जो कि कोविड से जुड़ी भी होती हैं या फिर उसके सिम्टम्स कोविड से के जैसे भी होते हैं। आज हमारे साथ जनरल फिजिशियन डॉक्टर हसमुख गांधी हैं जो कि हमें बताएंगे कि कोविड से रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जो कि डेंगू और मलेरिया जैसे होते हैं और इसमें क्या अंतर होता है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं डॉक्टर हसमुख गांधी, चेस्ट फिजिशियन और इंटेंसिविस्ट एज ए वर्किंग इन चरक हॉस्पिटल। अभी जो मौसम चल रहा है, एक तो कोविड तो चल ही रहा है 2 साल से, अपन बहुत परेशान हो रहे हैं। और अभी बरसात का मौसम जो आ गया है तो इसमें भी वर्षा जनित जो भी बीमारियां हो रही है उसमें भी सिम्टम्स बहुत मिलते जुलते रहते हैं। तो उसमें अपने को डायग्नोस करना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है कि ये उसी कोविड की वजह से या वर्षा जनित बीमारी से है। तो जिसमें वर्षा जनित जो बीमारियां होती है उसमें अपने मलेरिया, डेंगू, जॉइंडिस और टाइफाइड और एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस, जिसमें 2 मेन रहती है अपना डेंगू और मलेरिया। डेंगू मलेरिया के सिम्टम्स में यह होता है कि इसमें फीवर आता है, ठंड लग के फीवर आता है और वही उसमें भी बॉडी एक होता है और उल्टियाँ भी होती है, भूख भी कम लगती है, टेस्ट उसमें भी बहुत बार चेंज हो जाता है। तो उसमें ये सब चीज़ें उसमें भी कॉमन होती है, पर उसमें अपने को देखना रहता है कि किस तरह से वो प्रेजेंट कर रहा है, किस तरह से वो हो रहा है। तो इसमें अपने को सिंपल ये रहता है कि पेशेंट को सबसे पहले देखना रहता है, पेशेंट को देख के फिर अपने को जांच करा लेना चाहिए। अगर अपने को कोविड जैसा रहता है तो उसकी वो जो जांच होती है उसके साथ में मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू की जो जांच होती है वो अपन करा लेंगे तो अपन उसमें बहुत इजीली अपन डायग्नोस कर सकते हैं कि इसको मलेरिया है या इसको डेंगू है या इसको कोविड है। जी डॉक्टर, इन सब बीमारियों के बारे में आपने हमें ब्रीफ किया। आप मरीज को किस स्टेज पर विशेषज्ञ के पास जाने की सलाह देते हैं? मरीज को सबसे पहले पेशेंट गया आपके जनरल फिजिशियन के पास या उसके फैमिली फिजिशियन के पास कि उसको फीवर है, उसको कफ कोल्ड हो रहा है, तो हो सकता है कि वो 1-2 दिन दवाई दे दे, जांच नहीं कराए जी। पर आजकल तो क्या है कि जैसे वो जनरल फिजिशियन के पास जांच तो करा ही लेता है, कम से कम नहीं हो तो एटलीस्ट अपने आरटीपीसीआर या जनरल जो जांचें होती है वो तो करा ही लेता है जी। अगर वो 2 से 3 दिन में अगर वो नहीं ठीक होता है और उसकी जांच में कुछ अगर आता है कि जैसे आप कोरोना पॉजिटिव आ गया, अपन आरटीपीसीआर कराते हैं पॉजिटिव है, या फिर उसके मलेरिया का सिम्टम्स आ गया, मलेरिया पॉजिटिव आ गया, या उसके प्लेटलेट कम आए तो अपन फिर डेंगू की जांच करा लेंगे। तो ये 2 से 3 दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जी। तो उसी टाइम अपन अगर 2 से 3 दिन उसने जांच नहीं कराई है और उसको ठीक नहीं हुआ है तो इमीडिएट वो अपने कंसल्टिंग फिजिशियन या सुपर स्पेशलिस्ट फिजिशियन के पास जाए या रेफर कर देते हैं तो वो दिखा दे उनको और इमीडिएट जांच करा के उसी टाइम अपन डिसाइड कर लें कि उसको किस तरह से इलाज करना है उसका। बिल्कुल। डॉक्टर, अभी आपने 4-5 बीमारियों के नाम लिए जिसमें डेंगू और मलेरिया मुख्य बीमारियां हैं जो कि बरसात में देखी जाती हैं। डॉक्टर, इसमें किन प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं बीमारियों में कि अगर विशेषज्ञ के पास जाना भी हो तो किस प्रकार के लक्षण मरीज को देखने को मिलते हैं कि वो एक बार डॉक्टर से सलाह लेना उसको सही लगे? देखो, आजकल मलेरिया और डेंगू भी बहुत सीवियर फॉर्म में आने लग गए हैं। नॉर्मली जो पेशेंट 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं उसमें तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन 2-3 दिन के बाद अगर वो पेशेंट ने इलाज नहीं कराया, अंदर ही अंदर मलेरिया और डेंगू फैलने लगा तो उसको इसमें लीवर, किडनी और लंग्स और ब्रेन, इन चारों को अफेक्ट करता हो। उसमें खून की कमी हो जाती है दोनों में, उसके बाद उसको लंग्स में वही निमोनिया हो जाता है तो जो खतरनाक रहता है, उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ब्रेन पे अगर सूजन आ जाती है तो अपन ये समझते हैं उसको मेनिंजाइटिस हो गया, पर मेनिंजाइटिस ना होके उसको मलेरिया या डेंगू इंड्यूस्ड इनकेफेलाइटिस हो जाता है। और उसके बाद लीवर, किडनी के ऊपर भी असर है, उसको जॉइंडिस हो जाता है और उसके जॉइंडिस के भी फिर अपने को फिर ट्रीट करना रहता है। और उसके बाद उसको किडनी के ऊपर इफेक्ट आया तो किडनी को भी अपन को जल्दी से जल्दी इंप्रूवमेंट लाने के लिए उसको डेंगू का और मलेरिया का इलाज जल्दी से जल्दी, अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी अगर कोशिश करके उसको ठीक करना चाहिए। तो उसमें अपने को लेट नहीं करना, कोई भी बीमारी 2-3 दिन तक अपन वेट कर सकते हैं और 2-3 दिन में नहीं तो अपने को इमीडिएट टेस्ट करके और उसको अपने को रेफर कर देना चाहिए
तो अपन सब जांचें करा के उसका निदान जल्दी से जल्दी कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बात बताई डॉक्टर कि हमें कोई भी लक्षण अगर दिखता है, स्पेशली आज के समय में जब कोविड इतना चरम सीमा पे है और बाकी बीमारियां भी आई रही हैं, तो इतनी ज्यादा जब बीमारियां हैं तो हमें बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर हमें जरा सा भी लक्षण किसी भी प्रकार के दिखते हैं तो हमें 2 से 3 दिन का भी इंतजार मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए डॉक्टर। 2 से 3 दिन के अंदर ही हमें डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, जो भी बीमारी है उसका डायग्नोसिस करवाना चाहिए। डॉक्टर, इसके अलावा इन बीमारियों के क्या बचाव हैं, क्या उपचार हैं? मतलब किस प्रकार से इन बीमारियों के होने से बचा जा सकता है, और अगर हो भी जाता है तो फिर इसके उपचार क्या हैं? देखो, सबसे पहले बचने का तो यही है कि ये बीमारी जो फैलती है मच्छर से फैलती है जी। मच्छर को अपने घर में एक तो पनपने न दें। बाहर जो अपने पानी के गड्ढे हैं और पानी जहाँ जल जमाव हो जाता है वहाँ पे डीडीटी का छिड़काव करके, और अपने घर में भी जहाँ तक हो सके स्प्रे, आजकल बहुत तरह के स्प्रे आ गए, तो मच्छर को पनपने न दें। जी। तो और घर में जालीदार अपन वेंटिलेशन रखें तो अंदर मच्छर नहीं आएंगे। तो जहाँ तक हो सके रात को अपने को ऑल आउट और ये जला के रखना चाहिए, और हो सके तो मच्छर नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा। पर तो भी अपन दरवाज़ा खुलता है तो अंदर आ ही जाते हैं मच्छर, तो उसको अपन अवॉइड नहीं कर सकते अपन। और जहाँ बाहर जल जमा हो रहा है तो इमीडिएट उसकी निकासी करें और उसके ऊपर छिड़काव करें, ताकि वो मच्छर पनपे तो इमीडिएट उनकी डेथ हो जाए और इमीडिएट वो नष्ट हो जाए। तो ये तो अपना वो, और अपने को कपड़े जो हैं, तीसरी चीज़ कपड़े जो रहते हैं, अपन फुल शर्ट वाले या पूरे कपड़े पहने अपन, तो अपने को काटने की संभावना कम से कम हो जाती है। बिल्कुल। अब इसके बाद अपना आता है कि उपचार। अगर किसी को हो गया, डॉक्टर के पास गया, तो ट्रीटमेंट तो चालू करना ही पड़ेगा उसको। अगर उसने जांच करा ली और कंफर्म हो गया उसको, तो इमीडिएट उसको मलेरिया का ट्रीटमेंट या डेंगू का ट्रीटमेंट चालू कर दें अपन। तो आजकल बहुत अच्छी गोलियां आने लग गई हैं कि अपन गोलियों से ही अपन 3 से 5 दिन देते हैं, ठीक हो जाते हैं पेशेंट, अगर कोई अनकॉम्प्लिकेटेड है तो। पर उसको जहाँ तकलीफ दिखने लग गई, जांचों में उसको तकलीफ आने लग गई, किडनी, लीवर या ब्रेन के ऊपर, या निमोनिया होने लग गया, तो इमीडिएट उसको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। हॉस्पिटल में उसको बहुत बार अपने को निमोनिया आया तो अच्छा से अच्छा एंटीबायोटिक देना चाहिए, ब्रेन पे आया तो ब्रेन के सूजन उतारने की दवाई देना चाहिए। इसके बाद जो मलेरिया है, मलेरिया की दवाई तो अपने को इंजेक्टेबल फॉर्म में देना ही पड़ेगी अपने को। किडनी है तो अकॉर्डिंग टू किडनी, और लीवर के तो लीवर के हिसाब से अपने को दवाई चालू करना पड़ती है, ताकि वो जॉइंटिस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। और साथ में अपने को एडिक्वेट हाइड्रेशन, मतलब एडिक्वेट उसका पानी की मात्रा और ये सब रहना चाहिए शरीर में, ताकि उसका किडनी अच्छी तरह से काम करे। और जॉइंटिस है तो अपने को एंटी हेपेटाइटिस मेजर जो रहते हैं, जिसमें अपन दवाइयाँ भी देते हैं और कभी कभी अपने को इंजेक्टेबल भी देना पड़ता है जी। तो वो इमीडिएट अपन चालू कर देते हैं हॉस्पिटल में, सब एक साथ ट्रीटमेंट चालू करता है, तो विद इन 4 to 5 डेज में पेशेंट अच्छी तरह से इम्प्रूव हो जाता है और उसको छुट्टी कर सकते हैं अपन। जी बिल्कुल। डॉक्टर, अभी आपने बोला कि अगर ब्रेन में सूजन होती है तो ब्रेन की दवाई दी जाती है, किडनी में होती है तो किडनी की, और लिवर में होती है तो लिवर की। कोई स्पेसिफिक रीजन होता है कि पेशेंट को ब्रेन में सूजन हो रही हो डेंगू या मलेरिया के चलते, या किडनी को अफेक्ट कर रहा हो? मतलब किस प्रकार के पेशेंट्स को ज्यादातर ब्रेन में सूजन देखी जाती है या किडनी में? इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया या डेंगू होता है जी, तो उसमें ब्रेन में सूजन बढ़ जाती है। अच्छा। या लिवर और किडनी में सूजन आ जाती है, तो उनके फंक्शन थोड़े से इम्पेयर्ड हो जाते हैं। और जैसे अपन उसको मलेरिया को जैसे दवाई या ट्रीटमेंट देते हैं अपन डेंगू के लिए, तो वैसे वैसे वो सूजन धीरे धीरे कम होती जाती है। और उसके साथ में जो अपने को एसोसिएटेड ट्रीटमेंट जो किडनी के लिए रहता है वो अपन चालू कर देते हैं, तो उधर से भी वो कम हो जाता है। और जो बेसिक बीमारी है मलेरिया डेंगू, उसके अपने ने इंजेक्टेबल चालू किया तो धीरे धीरे सूजन अपने कम हो जाती है और वो पेशेंट रिकवर होने लगता है। अच्छा अच्छा। सर, अभी आपने कॉम्प्लिकेटेड डेंगू और मलेरिया की बात की, तो इसमें किस प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं इन बीमारियों में? कॉम्प्लिकेशन यही मैंने अभी बताया आपको कि लीवर के ऊपर जॉइंटिस हो जाता है जी, किडनी के ऊपर किडनी खराब होती है तो उसका यूरिन आउटपुट कम होने लगता है। ओके। और किडनी अगर आउटपुट कम होने लगता है तो उसके शरीर में फिर दूसरे चेंजेस आने लगते हैं, तो शरीर में उसका टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। और इसी तरह अगर लंग्स में अगर इन्वॉल्वमेंट हुआ तो निमोनिया हो जाएगा उसको, तो निमोनिया को भी अपने को अच्छे एंटीबायोटिक देना पड़ता है। और उसको सिम्टोमेटिक कभी कभी बाईपेप की भी जरूरत पड़ जाती है, जो बाहर से वेंटिलेटर लगता है जो अपन मुंह पे लगाते हैं अपन, तो वो अपने को लगाना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है उसका अगर निमोनिया कभी सीवियर हो गया तो। और इसी तरह ब्रेन में भी कभी कभी उसको सूजन आती है तो ब्रेन का कम काम करने लगता है, तो इमीडिएट अपने को सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन देके फटाफट अपने को ट्रीटमेंट देना चाहिए। इसको कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया या डेंगू बोलते हैं अपन।
तो ये क्या सभी चीजों को ऊपर इफेक्ट कर रहा है बॉडी के ऊपर जी तो इसलिए अपने को जल्दी इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए सभी चीजें एक साथ चालू करना पड़ती है जी। पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए। तकनीकी सलाह लेकर घर बनाया इसलिए ये सलामत है, वरना आज ही अपना भूकंप जोन जानिए और किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लीजिए। भूकंप में घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर एनडीएमए। समझ गए सब? गुड, वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे। भूकंप आते ही खुली जगह में जाओ, ना जा पाए तो पहले झुको, सर को ढको, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सर ढककर खड़े हो जाओ। आप भी भूकंप से बचना सीखिए। तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर एनडीएमए। सही बात बताई है कि डेंगू और मलेरिया वैसे तो लगता है कि बस मच्छरों से बीमारी हो जाती है और इसमें बहुत ज्यादा लोगों को लगता है कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं, सिर्फ नॉर्मल फीवर आएगा, दवाई लेंगे सही हो जाएगा, लेकिन ये सत्य नहीं है। इसमें कई बार केस कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है, आपके ब्रेन तक में सूजन पहुंच सकती है। अगर निमोनिया हो जाता है आपके लंग्स को अफेक्ट होने से तो उसमें भी आपको दिक्कत आ सकती है। दर्शकों, आज हम डॉक्टर हसमुख गांधी से बात कर रहे हैं कोविड और उससे जुड़ी बीमारियों, साथ ही बरसात से जुड़ी बीमारियों के बारे में। तो सर, हम बात करते हैं कि कोविड, डेंगू और मलेरिया, इन तीनों में हम डिफरेंशिएट कैसे करें? मतलब कि कई बार होता है कि बुखार आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, इन तीनों में लगभग लक्षण सेम ही होते हैं, खांसी बुखार। तो इसमें कैसे पेशेंट पता करे कि इसमें डेंगू है, उन्हें मलेरिया है कि कोविड है? जैसे मैंने अभी बीच में बताया आपको कि इसमें सबसे पहले अपने को जैसे ही फीवर आया, पेशेंट 1 या 2 दिन तो घर पे ही ट्रीटमेंट लेता है जी। तो अपने को इसमें वेट नहीं करना है। कोई भी फीवर आया तो अभी आजकल जो मौसम चल रहा है जैसे कोविड, अब 2 साल से अपन बहुत परेशान हो रहे हैं, तो इसमें अपने को इमीडिएट टेस्ट कराना चाहिए कि कोविड की जो कोविड अपना ने एंटीजन करा लिया। ये कोविड आजकल बहुत हर जगह कोविड एंटीजन हो रहा है और इसमें एक RT-PCR होता है, कोविड-19 RT-PCR, वो अपनों ने करा लिया तो इमीडिएट अपने को उससे मालूम पड़ जाता है कि पेशेंट को पॉजिटिव है या नहीं। अगर पेशेंट को नेगेटिव आता है तो अपने को ये नहीं सोचना चाहिए पेशेंट को कोविड नहीं है। अपने को वेट करना चाहिए। हो सकता है अगर उसको फीवर और सेटल नहीं हुआ है तो अपने को फिर से 1-2-3 दिन बाद अपने को फिर से रिपीट सैंपल कराना चाहिए और उसमें बहुत बार 90% तो पेशेंट फर्स्ट बार में पॉजिटिव मालूम पड़ जाता है। अगर नहीं आया तो सेकंड बार में फिर से टेस्ट करा के दूसरे तीसरे दिन तो उसमें पॉजिटिव बहुत बार मिल जाते हैं जी। अगर इसके बाद भी अगर पॉजिटिव अगर वो नहीं आ रहा है और पेशेंट को सिम्टम्स अगर डॉक्टर समझ रहा है कि उसको सिम्टम्स है और 4-5 दिन हो गए हैं तो एक्सरे हम कराते हैं और एक्सरे में बहुत बार निमोनिया उसमें मिल जाता है अपने को। अच्छा। और उसके बाद एक दूसरा ब्लड टेस्ट भी कराते हैं, CRP पॉजिटिव आ जाता है उसका, तो CRP भी पॉजिटिव होता है, एक संभावना अपने को मिलती है कि इसमें पॉजिटिव की संभावना हो सकती है। फिर उसके बाद भी अगर वो अपने को एक्सरे नॉर्मल है, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन लेवल अपन चेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल उसका हो सकता है कि 94-95 से ऊपर ही हो, पर 5वें-6ठे दिन उसका सेचुरेशन अगर उसका फॉल हो रहा है, इमीडिएट अपने को CT स्कैन कराना चाहिए 5वें-6ठे दिन। उसमें अपने को अगर निमोनिया मिल रहा है तो कोविड उसमें डायग्नोस हो जाता है कि कोविड उसमें सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको निमोनिया से अपन डायग्नोस कर सकते हैं। अच्छा। और इसके बाद ये तो अपने ने कोविड के जो अपने टेस्ट करे तो उसमें ये मालूम पड़ गया, पर उसके साथ में अपन एसोसिएटेड अपन मलेरिया की भी जांच कराते हैं, टाइफाइड की भी जांच कराते हैं और डेंगू की भी उसमें मालूम पड़ जाता है। अगर उसके पेशेंट के मलेरिया पॉजिटिव आ गया तो उसमें अपने को मालूम पड़ जाता है कि उसमें उसके कौन से टाइप का मलेरिया है। सिंपल मलेरिया है तो दवाई गोली से ठीक हो जाएगा। अगर कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया जिसको हम फाल्सिफेरम बोलते हैं, फाल्सिफेरम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया होता है, तो अगर उसमें 5 दिन के बाद अपन ने टेस्ट कराए और उसका फाल्सिफेरम पॉजिटिव है और साथ में उसको प्लेटलेट कम हो रहा है और साथ में सांस लेने में दिक्कत हो रही है,
तो इमीडिएट उसमें भी एक्सरे कराएंगे तो उसमें भी निमोनिया मिलेगा। किडनी की जांच होती है तो क्रिएटिनिन और उसका ये बढ़ जाता है, और लीवर के ऊपर जांच कराई तो लीवर में जॉइंडिस और ये सब आने लगते हैं। तो मलेरिया के साथ में ये सब चीजें आई तो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया हो गया। डेंगू, उसमें प्लेटलेट कम हुए, डेंगू की जांच कराई, डेंगू में अगर पॉजिटिव आया तो वो भी कॉम्प्लिकेटेड, वो इमीडिएट हो सकता है। शुरू में तो अपन उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो पर ठीक हो जाता है बहुत बार अनकॉम्प्लिकेटेड डेंगू, पर उसमें अगर कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहे हैं तो उसमें भी सेम चीजें यही होती है कि लीवर, निमोनिया, ये सब चीजें ब्रेन के ऊपर सब चीजें होने लगती है, तो उसको फिर अपन कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं। तो सब बेसिक अगर जांच अपन ने एक स्टेज पे करा ली तो और अपन ने वहीं पे उसको ब्रेक कर दिया तो बहुत जल्दी पेशेंट ठीक हो जाता है। पर अपन ने जहां उसको थोड़ा सा पेशेंट सोचता है कि यार वो तो मलेरिया है, टाइफाइड है, तो ये तो सिंपल मलेरिया है, और उसको कॉम्प्लिकेटेड होने के पहले ही अगर उसने पेशेंट ने इलाज नहीं किया तो वो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। राइट। मतलब आपका कहना है कि आपको अगर फर्स्ट स्टेज में नेगेटिव रिपोर्ट आ भी जाती है, अगर आपने कोविड के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया, मलेरिया के लिए जो भी टेस्ट होता है आपने बताया वो करवाया, डेंगू के लिए करवाया, और अगर आपकी नेगेटिव रिपोर्ट भी आ रही है लेकिन आपको उसके बाद भी तकलीफ बनी हुई है, तो आप वहीं पे रुक मत जाइए ये सोच के कि नॉर्मल फीवर है, नॉर्मल मलेरिया है, ये सोच के आप अपना टेस्ट करवाना मत बंद करिए। अगर आपके 5-6 दिन बाद भी आपको लगातार समस्या बनी हुई है डॉक्टर के कंसल्ट में जरूर रहे। बिल्कुल, आप डॉक्टर के टच में रहिए, आप उनसे सलाह लेते रहिए और अपनी जांचें करवाते रहिए, जिससे अगर आपको कुछ भी है तो उस चीज का डायग्नोसिस हो सके। डॉक्टर, अभी आपने सिटी स्कैन की बात कही कि अल्टीमेटली आरटी-पीसीआर एक्सरे के बाद अगर नहीं निकलता है और तकलीफ बनी रहती है तो सिटी स्कैन करवाते हैं हम कि देख सके कि निमोनिया है कि नहीं, उसमें आ जाता है। अभी बीच में लोगों में बहुत भ्रांतियां थी ये कि सिटी स्कैन करवाने से उन पे नेगेटिव साइड इफेक्ट पड़ता है सिटी स्कैन से, तो ये बात कहाँ तक सच है डॉक्टर? अभी ये बात सही है कि अभी ये बहुत बीच में भ्रांतियां चल रही थी कि सीटी स्कैन से तो ये होता है, सीटी स्कैन से ये होता है जी। पर आजकल क्या जो सीटी स्कैन मशीनें आ गई है इसमें क्या रेडिएशन लगता है, ये बात सही है कि रेडिएशन लगता है, और एक्सरे से कम 5 से 7 गुना रेडिएशन उसमें होता है। तो मुझे लगता है कि इमीडिएट तो सीटी स्कैन नहीं कराना चाहिए। सीटी स्कैन का जो टाइम है वो 5 से 7 दिन के अंदर है, तो आपको 5 से 7 दिन के अंदर सीटी स्कैन कराइए। और रेडिएशन जो लगता है, जो नई नई मशीनें आई है सब रेडिएशन से बचाव बहुत ज्यादा करती है। वो पुरानी जो मशीनें थी उसमें रेडिएशन ज्यादा लगता था, और साथ में मैं देखूंगा कि 1 या 2 सीटी स्कैन कराने से बहुत ज्यादा रेडिएशन नहीं होता है और पेशेंट को कोई शरीर के ऊपर इफेक्ट नहीं आते हैं, और ये पेशेंट के बेनिफिट के लिए है, पेशेंट को जल्दी से जल्दी इंप्रूवमेंट करने के लिए है, तो इसलिए अपने को कराने में कोई हार्म नहीं है और बहुत ज्यादा रेडिएशन नहीं लगता है इसके अंदर, तो पेशेंट के उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है उसके ऊपर। अच्छा। और इसमें सिटी स्कैन में भी किन प्रकार के लोगों को, किन प्रकार के पेशेंट्स को सिटी स्कैन से बचना चाहिए? बचना क्या जरूरी अगर होता है तो अपन अवॉइड तो नहीं कर सकते। हर पेशेंट को अपने डायग्नोस करना है और अपने को मिल नहीं रहा है तो अपने को सीटी स्कैन और एमआरआई 2 ही चीज रहती है जी। तो बहुत बार अपन क्या रहता है, पेशेंट अगर वॉल लगा है या कोई मेटेलिक स्टैंड लगा है या कोई बोन लगी हुई है, बोन में अपन मेटेलिक जो मेटल लगता है, मतलब उसका जो उसको प्लेटिंग बोलते हैं अपन, जो प्लेट लगा है, तो ऐसे पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए, उनको अपन नहीं करते तो उसके लिए अपन सीटी की जगह एमआरआई करते हैं। अच्छा। और एमआरआई से अपन डायग्नोस कर सकते हैं उसको। ओके डॉक्टर, हम बात करते हैं ट्रीटमेंट प्रोसेस की। कोविड में पहले हम देख रहे थे कि रेमडेसिविर, प्लाज्मा थेरेपी, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा था, लेकिन अभी उसे ट्रीटमेंट प्रोसेस से बाहर निकाल दिया गया है। तो अब किस प्रकार से कोविड पेशेंट्स का उपचार किया जा रहा है और किस प्रकार की दवाइयां उन्हें दी जा रही हैं? सबसे पहले मैं जनरल ट्रीटमेंट पे आऊंगा कि अपन जो जनरल ट्रीटमेंट एक्चुअली क्या है, नया बीमारी है तो जनरल ट्रीटमेंट अपन जो दे रहे हैं अभी अपन, तो उसमें टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। पहले जो हो रहा था कि अपन सिंपल एजिथ्रोमाइसिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते थे और साथ में जिंक और ये सब देते थे, विटामिन सी और ये, तो उस टाइम जो अपने को मिली, अपने को कि जो स्टडी आई अपनों ने वो दिया, पेशेंट ठीक भी हुए। पिछले फर्स्ट वाल जो वेव आई थी उसमें पेशेंट बहुत घर होके ठीक होके चले गए, घर पे ठीक हो गए। सेकंड वेव आई तब तक बहुत सारी चीजें ट्रीटमेंट में चेंज होने लगा कि यार अपने को ये देना चाहिए, ये देना चाहिए। उसमें फिर नई चीजें आ गई, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, जिंक अच्छे मात्रा में देना चाहिए, जो विटामिन सी हाई डोज में देना चाहिए, विटामिन डी देना चाहिए। तो पेशेंट उसमें ठीक भी हो रहे थे घर पे,
कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा था उसको। पर बीच में क्या पेशेंट ने जब ये सेकंड वेव जो फिर उसमें कॉम्प्लिकेशन होने लगे पेशेंट को, तो रेमडेसिविर और अपन देने लगे कि पेशेंट इंप्रूव हो रहे हैं। पर उसमें क्या हुआ कि रेमडेसिविर जो दे रहे थे तो इनिशियल स्टेज पे तो पेशेंट ठीक हो रहा था, पर जब जहाँ कॉम्प्लिकेशन हुआ, निमोनिया उसका बढ़ने लगा, उसको कुछ तो निमोनिया जो 30-40% होने लगा और डेज उसके बढ़ने लगे, तो फिर रेमडेसिविर का देखा कि यार वास्तव में इफेक्टिव है कि नहीं है। पर बहुत सारी स्टडी फिर उन्होंने देखी, आईसीएमआर इसमें अपना इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसने स्टडी करी कि यार रेमडेसिविर का बहुत ज्यादा फायदा नहीं। इनिशियल स्टेज पे पेशेंट जनरल दवाइयों से भी ठीक हो रहा है और रेमडेसिविर पेशेंट लगवा रहे हैं जबरदस्ती, तो वो तो वैसे ही अगर ठीक हो रहा है तो फिर रेमडेसिविर लगाने की जरूरत क्या। सही बात। और कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट में लगा रहे हैं तो पेशेंट ठीक नहीं हो रहे हैं। और प्लाज्मा थेरेपी जो होता है उसमें यही होता है कि उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाए, ऐसा उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपन प्लाज्मा थेरेपी दे रहे हैं। पर वो भी इनिशियल स्टेज में देखा आप लोगों ने कि पेशेंट 2 से चौथे 5वें दिन लगा रहे थे, पेशेंट इंप्रूव हो रहे हैं। और वही अपन दे रहे हैं दवाएं जो दे रहे हैं, जो पेशेंट इनिशियल स्टेज में दवाएं उन्होंने चालू कर दी और उन्होंने वेट एंड वॉच नहीं किया तो इमीडिएट वो भी ठीक हो रहे हैं। तो जब ये चीजें अपन देखी कि यार जब अपन दे रहे हैं पेशेंट ठीक नहीं हो रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड में, तो उसका कोई फायदा ही नहीं और इनिशियल स्टेज में ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ रही अपने को। तो फिर उन्होंने आईसीएमआर ने उसको बाहर ही निकाल दिया कि जरूरत ही नहीं है अपने को, तो क्यों दें फिर अपन, अननेसेसरी यूज क्यों करें जी। तो इसलिए उसको अपनों ने उसके गाइडलाइन में से ट्रीटमेंट में से उसको रेमडेसिविर और वो प्लाज्मा थेरेपी निकाल दी। ओके ओके। डॉक्टर, हमें बीच में देखा जा रहा था कि कोविड के बाद मतलब इंसान नेगेटिव हो जा रहा है, सब ठीक हो जा रहा है, उसके बाद थ्रोम्बोसिस के कारण डेथ हो रही थी। जी। तो ये कार्डियक अटैक आता है और जब अपन देखते हैं तो वो थ्रोम्बोसिस अपन ये सोचते हैं सडन कार्डियक अटैक हुआ तो हुआ क्यों फिर वो, राइट। तो अपन ने जो स्टडी अभी जो चल रही है, बीच बीच में अपन जो टेस्ट कराते हैं इनके ट्रोपाई कराते हैं हम लोग, जो एक हार्ट का मार्कर रहता है। उसके बाद अपन इसमें इंटरल्यूकिन 6 कराते हैं, तो वो भी एक इन्फेक्शन का मार्कर रहता है। उसके बाद इसमें अपन डी डाइमर कराते हैं, तो वो भी एक मार्कर रहता है थ्रोम्बोसिस का, तो वो बढ़ा हुआ मिलता है अपने को। तो अपन इसमें क्या रहता है, खून पतला करने की गोली देते हैं। अच्छा। शुरू में तो अपन जब भर्ती है, कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट है, तो इसमें इंजेक्शन आते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट डिपेरिन, तो वो अपन देते हैं 5 से 7 दिन जब पेशेंट भर्ती है जी। और उसका डी डाइमर बढ़ाओ तो अपन दे दो, तो अपने ये है कि थोड़ा सा उसका थ्रोम्बोसिस अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है तो वो कम हो जाए जी। पर इसके साथ में गोलियां आगे जब डिस्चार्ज करते हैं तो आजकल हम इकोस्प्रिन और इवार एक्सोबेरॉन और जो आती है दवाइयां, उसको अपन 2 से 3 महीने अपन हम कंटिन्यू दे रहे हैं ताकि उसको अंदर जो कॉम्प्लिकेशन है वो उसका अवॉइड हो जाए, अंदर खून के जो नलियां है उसमें ब्लॉकेज नहीं आए, या ब्रेन के जो नलियां है उसमें ब्लॉकेज नहीं आए। तो उसमें क्या रहता है कि पेशेंट एक साथ में ये भी देख रहे हैं कि हार्ट के ऊपर तो इफेक्ट आ ही रहा है, कुछ पेशेंटों में ब्रेन के ऊपर भी इफेक्ट आ रहा है जी। तो ब्रेन के ऊपर भी जो अटैक आ रहे हैं पैरालिसिस के, तो जब अपन ने डायग्नोस हुए हैं उसमें, तो अगर पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच गया और अपने ने उसका सीटी स्कैन करा लिया या अपने ने हार्ट के उसके सब जांचें करा ली और उसको अटैक आया है, तो अपने को मालूम पड़ गया कि थ्रोम्बोसिस की वजह से हो रहा है, तो हम इसमें वही अपने ट्रीटमेंट वापस से फिर से देते हैं और लंबे समय तक अपन एंटीकोएगुलेशन देते हैं हम लोग ताकि वो उससे बचा रहे। पर जब पेशेंट को पहले ही अगर कोविड अगर हो गया है और उसमें थ्रोम्बोसिस अपना डी डाइमर और ये बढ़ा हुआ है, तो हमने 2 से 3 महीने तक ये थ्रोम्बोसिस एंटी थ्रोम्बोसिस ट्रीटमेंट चालू रखते हैं, एंटीकोएगुलेशन ट्रीटमेंट चालू रखते हैं ताकि उसके कॉम्प्लिकेशन नहीं आए। बिल्कुल, यानी कि अगर सरल शब्दों में हम अपने दर्शकों को बताना चाहें तो थ्रोम्बोसिस यानी कि खून गाढ़ा हो जाता है शरीर में और उससे बचने के लिए खून को पतला करने की दवाई दी जाती है, जो कि 2 से 3 महीने तक अगर आपको ये लक्षण दिख रहे हैं तो 2 से 3 महीने तक आपको लेनी ही चाहिए। यानी कि हार्ट पेशेंट से खून पतली करने की आप दवा लेते ही हैं, कोविड के बाद भी रिकमेंडेड है कि आप 2 से 3 महीने तक थ्रोम्बोसिस से बचने के लिए खून पतला करने की दवा लेते रहें। हमने अभी डॉक्टर बात की ब्रेन की, आपने बताया कि ब्रेन तक भी हो सकता है ये अटैक। तो अभी हमें ब्लैक फंगस के कई केसेस देखने को मिले हैं जो कि ब्रेन को अटैक कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वो आंखों को, आईसाइट को अटैक कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। शहर में भी कई केसेस आए ब्लैक फंगस के। तो डॉक्टर, इसका क्या मुख्य कारण है? क्या ऑक्सीजन सिलेंडर्स इसका मुख्य कारण है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स, क्योंकि वो एक मात्र तरीका था जिससे कुछ भी वो सांस भी अंदर ले रहे थे, तो क्या ऑक्सीजन सिलेंडर्स की वजह से ब्लैक फंगस उसमें पाया गया है मरीजों में? क्या इसका कारण है सर? जो सबसे पहले जो फंगस अपन देखते हैं वो तो चारों तरफ फंगस रहती है, अपने पूरे एरिया में
रहती है फंगस। जी। अब इसमें फंगस जो मेन डेवलपमेंट तो उसमें जो डेवलप हुई है अपने, तो इसमें जो शुगर के पेशेंट थे, जी। तो शुगर जिनकी हाई हुई है, इसमें अपन स्टेरॉइड देते हैं, शुगर हाई होती है, शुगर हाई होती है तो फंगस कभी भी लग सकती है। दूसरी चीज़, जो पेशेंट ऑक्सीजन पे रहे उस टाइम पे अपने, अब कितनी प्योर ऑक्सीजन रही है वो, क्योंकि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन पे अपन ने थोड़ा सा, कुछ ये स्टडी आई है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो अपन ने उसमें भर के लाए हैं तो वो पूरे प्योर नहीं रहती है। अच्छा। उसमें जो 90% या 92% प्योर रहती है वो, अब वो भी इनप्योर रहती है तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरी चीज इम्यूनिटी, पेशेंट की इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है। और चौथी चीज, जो अपने इतने बड़े बड़े इंजेक्शन जो यूज करें हैं, और उसमें बड़े इंजेक्शन ही लगते हैं, तो जो बड़े इंजेक्शन यूज करें तो ये चारों कॉम्बिनेशन मैंने देखा है कि एक तो हाई शुगर, स्टेरॉइड यूज, चौथी चीज अपने, तीसरी चीज ऑक्सीजन, और चौथी चीज इम्यूनिटी। ये चारों चीज की वजह से जहां अपने को उसको फंगस को फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है ग्रो होने के लिए, तो फेवरेबल इन्वायरमेंट मिला तो सबसे पहले ये कहाँ से जाएगा, गले से होता है। बिल्कुल। तो गले से हो जाएगा तो सबसे पहले नाक और उससे ही जाएगा, तो नाक और अपना ये साइनस जो रहते हैं इसको इफेक्ट करेगा। फिर यहाँ से जो ऊपर जाता है तो ऑर्बिट में जाएगा, क्योंकि आंख सबसे उसके पास में, तो धीरे धीरे फंगस फैलती है। जी। और वो फैलती है तो शुरू में नोटिस करता नहीं है पेशेंट, और वो नोटिस करता नहीं है तो शुरू में जब वो 4-5 दिन आगे बढ़ी तो जब आंख तक आ गई तो हो सकता है आंख के रास्ते उसमें फिर अपने कनेक्शन रहते हैं तो ब्रेन तक चली जाती है। तो ये 3 मेन ऑर्गन रहते हैं कि एक तो साइनस, नोज, ऑर्बिट और ब्रेन, इसमें फंगस घुसी तो उसमें फिर अपने को रिपीटेड ऑपरेशन करना पड़ते हैं। ओके। रिपीटेड ऑपरेशन कर करके उसको साथ में जो इसके लिए एंटीबायोटिक होते हैं, फंगस के लिए एंटी फंगल, तो वो अपने को देना पड़ता है। तो दोनों कॉम्बिनेशन, सर्जरी एंड एंटी फंगल, जो इंजेक्टेबल सोर्स में आते हैं, तो उसमें दोनों को दे के उसको जल्दी जल्दी फंगस को ठीक किया जाता है फिर। ओके ओके डॉक्टर, एक आखिरी सवाल आपसे कि अभी हमने बरसात के ऊपर बात की, उनसे होने वाली बीमारियों के ऊपर बात की। बरसात के दिनों में कोविड से बचने के लिए कोई स्पेसिफिक उपचार या उपाय लोगों को फॉलो करने चाहिए, कुछ इस प्रकार के अगर आप बता सके बचाव तो? देखो, वैसे बरसात से ऐसे कोई इसका वो नहीं है कनेक्शन जी, पर, लेकिन जो उसका प्रोटोकॉल है, जो इसके अपन ने अभी तक प्रोटोकॉल बनाए हैं कि कोविड के लिए कि मास्क हर जगह लेके लगा के निकले, और मास्क भी ऐसा वैसा नहीं, कम से कम मास्क 3 लेयर वाला मास्क हो या सर्जिकल मास्क हो। कपड़ा लगा लिया तो वो कोई अपने बेनिफिट नहीं मिलता है, आजकल कपड़े के बहुत मास्क आ गए हैं, या गमछा लगा लिया तो कम से कम थोड़ा सा प्रोटेक्शन तो ये मिल जाता है। पर लेकिन आप भीड़ भड़ा के इलाके में जा रहे हो, हॉस्पिटल में जा रहे हो, तो वहाँ प्रोटेक्शन नहीं करेगा। तो अपने को ऑलवेज 3 लेयर मास्क ही यूज करना चाहिए, सर्जिकल मास्क यूज करना चाहिए। इसके बाद आजकल आप हॉस्पिटल में हो N95 मास्क ही यूज करना चाहिए आपको। तो एक तो मास्क यूज करें, आप सैनिटाइज कंटिन्यूसली रखें, हाथ जहाँ पे भी टच कर रहे हैं आप उसको हाथ को बार बार सैनिटाइज करें। बार बार सैनिटाइज करने से तो उसमें वो ग्रो नहीं हो पाएगा। तीसरी चीज, आप नाक को कहीं पे भी टच करें तो बार बार नाक को टच न करें, ताकि आपका कहीं पे भी आपने कहीं कोविड का अगर आपको सस्पेक्ट है तो नाक में जल्दी फैलता है तो वो अपने को नहीं करना है। चौथी चीज, मेंटेन डिस्टेंस जो रहता है वो 6 फीट की दूरी हमेशा बना के रखे सबसे। तो 6 फीट की आपने दूरी बना के रखी है तो आपको संभावना है कि वो आपका कोविड आपको नहीं हो। जितनी आपने सावधानी बरती उतना आपसे कोविड दूर रहेगा। जी। और आप कहीं बाहर से भी आते हैं, कहीं से भी आप घर में घुस रहे हैं, तो सबसे पहले आप हाथ सैनिटाइज करके अंदर घूमें, इमीडिएट आप कपड़े उसको धोने में डालें और आप नहाएं, और उस चीज को सबसे पहले, ताकि दूसरों को घर में संभावना नहीं हो। तो इस तरह से ऑफिस में भी जा रहे हैं तो आप मास्क लगा के रखें, मेंटेन डिस्टेंस मेंटेन रखें, और सैनिटाइज जहाँ जहाँ यूज कर सके आप वो सैनिटाइज यूज करें। मतलब जी बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर। दर्शकों, ये थे डॉक्टर हसमुख गांधी आपके हमारे साथ। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे यानी कि शिवांगी द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद।
थोड़े से सुख की खातिर बहुत बड़ा दुख मोल लिया। सुंदर बाला के चक्कर में दिल घन चक्कर बन डोल गया। नैतिक हार के कारण मैं चोर बना पकड़ा भी गया। अब तौबा इन जंजालों से, ये है मेरा सबसे प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। हाय डार्लिंग, तुम ऑफिस से कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। ओहो राहुल यार, ये तुम्हें क्या होता जा रहा है? हाँ तुम ना बस पेपर के पीछे मुंह छुपा के ना बैठ जाते हो। सुबह देखो तो सुबह बैठे रहते हो, शाम को देखो तो शाम को बैठे रहते हो। अब भी अपने ऑफिस आए हो राहुल और फिर से पेपर। मेरी बातों को सुन रहे हो? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरा घर पे रहना बहुत भारी पड़ रहा है तुम पे? ये तो जीवन की रीत है डियर। शादी के बाद नारी भारी और पुरुष आभारी हो जाता है। आभारी? आभारी माय फुट। देखो राहुल, मैं ना आजकल अक्सर ये बात नोटिस करती हूँ, तुम मुझे खिंचे खिंचे से रहते हो, मुझे अवॉइड करते हो और तुम मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश करते हो राहुल। हाँ बनाने की जरूरत है क्या? What? इसका मतलब है बुद्धू? हाँ मैंने ऐसा कब कहा? तुम आजकल बातों बातों में बहुत सी बातें बोल जाते हो राहुल, लेकिन तुम्हारी इन बातों का मतलब मैं खूब समझती हूँ। अरे देखो मेरी तुम भी ना हर बात में शक करने लगती हो। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यार मैं नहीं मानती। ओह मेरी, चाहो तो किसी की भी कसम ले लो। अच्छा ठीक है, अभी किसी की कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा राहुल सुनो ना एक बात, मेरा एक काम करोगे प्लीज? बोलो ना। नीचे जाओ और अपने से मकान मालिक है मिस्टर दारू वाला, उनसे पूछ के आओ कि मैं पंप चालू किया या नहीं। यार सुबह से घर में एकदम पानी नहीं है राहुल। मैं नहीं जाता। क्यों नहीं जाओगे तुम? अरे यार वो बुड्ढा बहुत चाटता है यार। वो कभी कहता है टमेरे को वो करना मांगता है, टमेरे को वो करना मांगता है। मैं नहीं जाता। ओहो अब जाओ भी स्वीटहार्ट। गुड इवनिंग राहुल दिख रहा है। गुड इवनिंग मेरी। गुड इवनिंग। हाउ स्वीट। देखो मिस्टर दारू वाला, हाउ स्वीट। ये दोनों कैसे पास पास खड़ा होकर रोमांस करता होता। ओह राहुल डियर, यू पीपल आर सो रोमांटिक। जिसका बीवी खूबसूरत होता ना, उसका आदमी अपने आप रोमांटिक हो जाता। पर तुम ये बात नहीं समझेगा। यस यू आर राइट। आई एम ऑलवेज राइट ना। व्हाट? इसका मतलब हम खूबसूरत नहीं है? और नहीं ये बात थोड़ी है, तुम ज्यादा खूबसूरत है ना। थैंक यू। अरे मिस्टर दारूवाला मिसेस दारूवाला दोनों एक साथ कैसे? और वो बात ये कि हम तुमको तकलीफ देने को आया। वो क्या, हम दोनों ना पकड़ो पकड़ो खेलने जाता। पकड़ो पकड़ो? और तुमको नहीं पता? नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। इसमें क्या होता है कि एक आदमी के आइस पे ना पट्टी बांध के उसको लेडीज के बीच में छोड़ दिया जाता है और उसको अपना बाइक को पकड़ना होता है। वो जितना बार गलती करता ना, उतना बार उसको कुत्ता का बोली बोलना पड़ता है। ये क्या होता है जी? वाह ये मिस्टर दारूवाला, हमारे पड़ोसी का कुत्ता है ना, वो आपसे इंस्पायर हो गया। तो ये हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हमेशा पड़ोसी का कुत्ता हमसे इंस्पायर्ड होता है, पड़ोसी का बीवी इंस्पायर्ड नहीं होता हमसे। असल में राहुल जी का बात यह है कि हम दोनों एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए सिटी जाता होता और हमारा सिस्टर फरहीन आया है। तो आजकल न्यूज़पेपर में देखते हैं ना, इतने सारे केसेस होता है, चोरी डकैती है ना। तो हम ये चाहता है कि आप हमारी बहन का पूरा ध्यान रखिएगा ना मैम। जी मैं क्या ध्यान रखूं? देखो हम बकरी के माफिक मैं नहीं मानता। तुम देखो तुरंत हमारा घर जाओ और हमारा शादी का सारा जिम्मेदारी ले लो। जी नहीं, मेरा मतलब है कि तुम उसका ध्यान रखना। देखो वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, बहुत बड़ा बड़ा पेंटिंग बनाता। मेरी अब उसको बोलेगा, वो तुम्हारा भी पेंटिंग बनाएगा। हाँ बनाएगा ना। अभी चलो नहीं? चलो नहीं तो बाय बाय तो कर लो नहीं। चलो क्या हो गया राहुल जी, ये हाय हाय क्यों कर रहे हैं आप? यार अभी अभी से लौटा हूँ, अब फिर दूसरी ड्यूटी। अब मुझे नहीं जाना उससे घर। राहुल ऐसा मत बोलो प्लीज, इतने अच्छे लोग हैं, बेचारे बुरा मान जाएंगे। अब जाओ भी। अरे यार राहुल जाओ भी प्लीज।
व्हाट ए ब्यूटी। हेलो हेलो, हु आर यू? जी मैं राहुल। राहुल? ये नाम तो पहली बार सुन रही हूँ। बाय द वे, क्या चाहिए आपको? जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो दरअसल मिस्टर दारू वाला है ना, वो पकड़ो पकड़ो खेलने गया है। आई नो। तो क्या उन्होंने मुझसे कहा कि मिस फरीन यानी आप घर में अकेली होंगी, और वैसे यहाँ चोर लुटेरे तो बहुत घूमते रहते हैं ना, तो क्या मैं आपका ख्याल रखूं और क्या। हाँ ये मैं जानता हूँ कि आप सोच रही होंगी कि बेचारे राहुल खामोखा परेशान हो रहे होंगे, काश उन्हें मदद करने की जरूरत नहीं पड़ रही होती, पर आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। शुक्रिया। क्योंकि मैं सोशल किस्म का आदमी हूँ और लोगों की मदद करना मेरी हॉबी है। जी नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। वैसे चोर उचक्कों से मुझे डर नहीं लगता। चोर उचक्कों से डर नहीं लगता? अरे यार ये तो पासा ही उल्टा पड़ गया। कहाँ चला था खूबसूरत लड़की पर इम्प्रेशन जमाने, तो यहाँ तो इम्प्रेशन ही बिगड़ गया। लेकिन मिस फरीन, यहाँ पर चोर उचक्के ही नहीं, डाकू हत्यारे भी रहते हैं, जो दिन दहाड़े किसी का भी मर्डर करने में भी नहीं चकते। क्या मर्डर? यहाँ हत्यारे भी घूमते हैं? जी हाँ, यहाँ पर हत्यारे भी घूमते हैं, और यहाँ के हालात बहुत ही खराब हैं। यहाँ पर कोई भी खूबसूरत लड़की अकेली नहीं रह सकती। आप चाहे तो रह सकती हैं। अरे नो मिस्टर राहुल, अरे आप तो बुरा मान गए। मैं तो यूं ही अरे आप खड़े क्यों है? बैठिए ना। जी मैं खड़ा क्यों? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं खड़ा क्यों। फिर मुझे ध्यान आया कि आपने मुझसे बैठने के लिए कहा ही नहीं है। देखिए मिस फरीन, मैं बहुत अच्छी किस्म का आदमी हूँ, वेरी सेंटिमेंटल। ओह आई एम सॉरी राहुल जी, बातों बातों में मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अरे आप बैठिए तो। आप इतना जोर दे रही हैं तो बैठ ही जाता हूँ। अच्छा ये बताइए, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? जी कुछ भी नहीं, आप तो बस यूं ही बैठ जाइए मेरे सामने। जी जी मेरा कहने का मतलब ये है कि चाय कॉफी में क्या रखा है, प्यार की भावना तो इंसान के मन में होनी चाहिए। आप तो बहुत मजेदार है। जी मेरे हाथ में कोई मेहंदी थोड़ी ना लगी है जो मैं एक कप चाय कॉफी भी ना बना पाऊँ। वाह, आपकी फेस लाइन तो बड़ी जबरदस्त है। आपको हाथ देखना आता है? प्लीज बताइए ना मेरे हाथ में क्या लिखा है। जी इतना कुछ खास तो नहीं, फिर भी देख लेता हूँ। आप काफी आजाद किस्म की हैं। जी और हाँ, वो आप फाइन आर्ट में भी रुचि रखती हैं, जैसे कि पेंटिंग। जी पेंटिंग इज माई हॉबी। पता है राहुल जी, बॉम्बे में मेरी आर्ट गैलरी में बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी हुई है। जी जी जी। और बताइए ना। और हाँ, आपको गहने पहनना बहुत पसंद है। एब्सोल्युटली राइट। वाह, आप तो कमाल का हाथ देखते हैं। मुझे गहने बहुत पसंद है। और मेरे फ्यूचर के बारे में बताइए ना। जी आपका फ्यूचर, जी आपका फ्यूचर तो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। बहुत जल्दी आपके जीवन में जीवन साथी आने वाला है। सच? कैसा होगा वो? जी बहुत ही प्यारा, अच्छा, ईमानदार। वो आपको सब कुछ देगा जो आप जीवन में चाहती हैं। आपको गहने पसंद है ना? जी। वो आपको गहनों से लाद देगा। ओह रियली? तो अपनी शादी के बाद मैं एंटीक ज्वेलरी का सेट बनवाऊंगी। जी। यू नो राहुल जी, मुझे एंटीक ज्वेलरी बहुत पसंद है। आप तो ये देखिए ना, ये जो आपकी जीवन रेखा है ना, काफी लंबी है। बाहर कोई है, किसी की आहट आई। ओफो मिस फरीन, आप भी किन बातों में लग जाती हैं? आप तो इधर देखिए, ये देखिए, ये जो शुक्र पर्वत है ना, ये पता है क्या देता है? क्या? प्यार, लव, रोमांस, यानी मोहब्बत। और ये बहुत जल्दी आपके जीवन में आने वाली है।
आने वाली है? हाँ, बल्कि आ चुकी है। मकान बनाते समय लापरवाही भूकंप में महंगी पड़ सकती है। भूकंप से ईंट या पत्थर की चुनाई वाले मकान में दरारें न आए, इसलिए आप लिंटल और प्लिंथ लेवल पर और जोन 5 के मकान में सिल लेवल पर भी भूकंप पट्टियां लगवाएं। हर कोने और जोड़ पर खड़े सरिये लगवाएं। घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर एनडीएमए। तकनीकी सलाह लेकर घर बनाया, इसलिए ये सलामत है। वरना आज ही अपना भूकंप जोन जानिए और किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लीजिए। भूकंप में घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर एनडीएमए। आने वाली है? हाँ, बल्कि आ चुकी है। आ चुकी है? हाँ, आ गए मैम साहब। अरे बहादुर तुम? अरे ये कहाँ से आ गया? इसने कहीं देख लिया तो मेरी को उल्टा सीधा पड़ देगा। अरे बहादुर, तुम यहाँ कहाँ से आ गए? जी साहब, वो मिस्टर दारू वाला अभी घर से बाहर गया, तो हम सोचा कि मेम साहब अकेला होगा, इसलिए आ गए साहब जी। तो देख लिया ना, मेम साहब अकेला नहीं है, अब तुम जा। जी साहब जाता है। पर साहब वो शर्मा जी बोल रहे थे कि वो मेम साहब अगर अकेला होगा तो वो अपनी वाइफ को भेज देगा। मगर साहब अभी हम बोल देगा कि कोई जरूरत नहीं है, राहुल साहब ऑलरेडी में वहां पर है। चुप चुप चुप। सुन, तुम जाके बोल देना कि मेम साहब को डर नहीं लगता है, ठीक है ना? मेम साहब अकेला नहीं है और मेम साहब सो रहा है। जी साहब, अभी हम जाकर को बोल देगा कि कोई जरूरत नहीं है, राहुल साहब मेम साहब के साथ में है और मेम साहब सोने जा रहा है। चुप चुप। तुमसे जितना कह रहा हूं उतना कर, है ना? तू ये कह देना मेम साहब को डर नहीं लगता है, ठीक है ना? जी जी जा। जी जी साहब, हम बोल देगा कि राहुल साहब के रहते हुए मेम साहब को डर नहीं लगता है। चुप, फिर तो मैं छुट्टी कर दूंगा एक दिन। अरे चौकीदार, कह देना मेम साहब घर में अकेली है और ताला बंद करके सो गई है, ठीक है? ओके मेम साहब। सलाम मेम साहब। सलाम साहब। चल जा, दरवाजा लगा दे। जी। ओ राहुल जी, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी मुझे भी। इतने अच्छे पड़ोसी होते हुए मुझे आप किसी बात का डर ही नहीं। वैसे दीदी और जीजा जी 2-3 दिन और भी रात को बाहर जाएंगे, पर अब मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन मुझे तो फिक्र होगी ना, इतने बड़े घर में आप अकेली। क्या करूं, मजबूरी है। तो फिर अगर आप कहें तो मैं यही रात को रुक जाता हूँ, यही सो जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसी भी कोई मजबूरी नहीं है। अब आप जा सकते हैं। जी मैं चलता हूँ। जी बाय। बाय। अगर आपको कोई किसी चीज की जरूरत हो ना तो आप। हाँ, तो मैं बुला लूंगी आपको। ठीक है, मैं जाऊँ। गुड नाइट। ठीक है। साहब, चाय रख दे। मेम साहब, क्या है कमो, क्यों चिल्ला रही है? देखो ना साहब को क्या हो गया है।
क्या हो गया? थोड़ी देर पहले तो ठीक थे। मैं नहीं जबरदस्ती मुझसे दारू वाले के घर भेजा था उन्हें। अरे वही से आने के बाद तो ऐसा हो गया। देखो 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 कैसे एक तक दीवार को घूर रहे। हाँ कमो, देख तो सही, देख भाई कैसे दीवार को घूरते ही चले जा रहे। राहुल को अचानक से क्या हो गया कमो? नीम साहब, मेरे को तो लगता है किसी की बदमाशी है। क्या बदमाशी? हाँ, इधर का लोग बहुत डेंजर है। क्या? अभी नई नई आई है ना, इसलिए जानती नहीं हो। मुझे तो लगता है किसी ने सांप को क्या कमो? कुछ खिला पिला दिया है। अब क्या होगा कमो? तुम डरो मत नीम साहब, मैं हूँ ना, मैं अभी इडली का रस बना के लाती हूँ। उसको पीते ही सांप ने जो भी खाया होगा ना, सब उल्टी कर देंगे। तब तक तुम एक काम करो, सांप के साथ बैठ के प्यारी प्यारी बातें करो। मैं अभी आती हूँ। कमो तो जल्दी आना। राहुल डार्लिंग, राहुल क्या हो गया तुम्हें स्वीटहार्ट? कुछ नहीं डियर, अब तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। राहुल देखो, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो राहुल देखो लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। राहुल देखो ना, यहाँ तुम हो, मैं हूँ और कितनी तन्हाई है राहुल। देखो रेडियो पे भी कितना रोमांटिक गाना बज रहा है राहुल। नहीं, अब तो मुझे सिर्फ पुराने गाने पसंद है। तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना। राहुल ये तुम्हें क्या हो गया? अच्छा राहुल देखो, आज सुबह मैं एग्जीबिशन में गई थी, वहां से इतना ब्यूटीफुल नेकलेस लेके आई हूँ। राहुल देखो ना कितना सुंदर है। पता है दुकानदार बोल रहा था एकदम एंटीक पीस है। एंटीक? ये तो फरीन को ही पसंद है। किसे पसंद है? कुछ नहीं डार्लिंग, ये मुझे पसंद है। मुझे दिखाओ ना। ये लो। लेकिन डियर, अगर इसमें मोटी जड़ें होते ना, तो ये और भी अच्छा लगता। तो मैं सभी ठीक करवा के लाता हूँ। रियली राहुल मुझे लग रहा है तुम ठीक हो रहे हो। राहुल मैं भी तुम्हारे साथ मार्केट चलूंगी। अरे नहीं डियर, तुम जाके क्या करोगी? क्यों? देखो यहाँ चोर उचक्के भी तो आते रहते हैं ना। हाँ। तो बस मैं गया और आया, तुम घर पर रहो। जल्दी आना राहुल। जल्दी आऊंगा डियर। बाय। फरीन, कमो, ये लो मेम साहब, इमली का रस। मेम साहब, अभी एक आदमी को आपको घर के पीछे वाला पाइप से हम चढ़ते हुए देखा है। क्या? बहादुर, अभी तो राहुल भी घर पे नहीं है। मेम साहब, आपको क्या करना है? जो कुछ करेगा वो करेगा। मेम साहब, सुना है इस एरिया में एक चोर बहुत दिनों से घूम रहा है। चोर? कमो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर वो यहाँ आ गया तो अब क्या करें? डर तो मुझे भी लग रहा है मेम साहब। बहादुर, तो एक काम करना, थोड़ी देर यहीं रुक जाना। नहीं मेम साहब, हम नहीं रुक सकता है। देखना, मेरे साहब भी घर पर नहीं है। मेम साहब, हमको पूरा कॉलोनी पे चक्कर लगाने को जाना है, नहीं तो अगला महीना साहब लोग हमको नौकरी से निकाल देगा। हम जाता है मेम साहब। मेम साहब, अगर कोई जबरदस्ती घर में घुस जाए तो वो गेट के पास वाला हमारा रूम है ना, वो हमको फोन करके बता दे, वो हम आ जाएगा। अच्छा अभी जाता है मेम साहब। मेम साहब, चोर बड़ा खतरनाक है, तुम अपना ख्याल रखना। हम जाता है। कमो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कमो क्या होगा? डर तो मुझे भी लग रहा है मेम साहब। सुना है आराधना नगर में एक लेडी घर में अकेली थी। चोर आए, सब लूट कर ले गए और जाते जाते इतने बड़े चाकू से गला काट गए। चुप कर, तू बता रही है, डरा रही है। बड़बड़ बनकर और बता कि आगे क्या करना है? मेम साहब, पुलिस को फोन कर दो। हाँ कमो, राइट, ऐसे ही